सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त हो गया देखने का सुपर प्राइम टाइम, यानी अगले 1 घंटे तक लगातार देश विदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरें मेरे साथ। तो आइए करते हैं शुरुआत। चीन पर 72 बरसों से शासन करने वाली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी आज 100 साल की हो गई है। आज के दिन 1921 में पहली बार सीसीपी की पहली कांग्रेस का आयोजन किया गया था। माओ त्से तुंग की पार्टी को इस वक्त शी जिनपिंग आगे बढ़ा रहे हैं। जिनपिंग भी माओ की तरह अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में पूरे जी जान से जुटे हैं। जिनपिंग सुपर लीडर बनना चाहते हैं, लेकिन उनके अरमानों के आगे अमेरिका रोड़ा बना हुआ है। अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने के लिए जिनपिंग ने पार्टी के शताब्दी समारोह में जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। J-20 से लेकर Z-20 तक फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। टैंक, तोप और रॉकेट लॉन्चर की नुमाइश की गई। अपनी सेना के बीच खड़े जिनपिंग ने नाम लिए बगैर अमेरिका को गीदड़ भभकी भी दी। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के 100 वर्षों के सफरनामे का यही सारांश है। यही चीन का हासिल है। यही गीदड़ भभकी ड्रैगन की कामयाबी है। माओ त्से अवतार में अवतरित होकर सुपर पावर को चैलेंज करने वाले जहरीले जिनपिंग अपनी ठसक की नुमाइश करने कुछ यूं उतरे थे खुली सड़क पर। सड़कों पर दौड़ते हुए कतारबद्ध टैंक, चमगादड़खोर सेनाओं से लदे आर्म्ड व्हीकल, ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर अपने सुपर लीडर को सलामी ठोकते हुए चाइनीज आर्मी के जवान कुछ यूं गुजर रहे थे। सड़क पर सैनिक हथियार लेकर चल रहे थे और दोनों तरफ चाइनीज बैठकर उन्हें देख रहे थे। दुनिया को धमकाने वाला बीजिंग का बारूदी बादशाह चीन की ताकत का एहसास करा रहा था दुनिया को। सड़क पर तोप, टैंक, रॉकेट लॉन्चर दौड़ रहे थे तो अंबर में फाइटर जेट्स फड़फड़ा रहे थे। बीजिंग के आसमान पर J-20 लड़ाकू विमान चीन की शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। 15 की तादाद में चीन के सबसे उन्नत स्टिल्थ J-20 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरकर हवाई करतब दिखाए। किसी भी एयर शो में एक साथ इतने सारे J-20 लड़ाकू विमान कभी नहीं उड़ाए थे चीन ने। विक्ट्री आकार में फाइटर जेट्स उड़ाकर चीन ने सीधा अमेरिका को संदेश दिया है। विश्वासघात के लिए कुख्यात मुल्क के लाल सुल्तान के शब्द शब्द में अकड़ थी। अहंकार था, महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए बारूदी टकराव का इरादा था। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। चीन को सुपर पावर बनाकर खुद को सुपर लीडर के तौर पर स्थापित करने की ख्वाहिश का इजहार था। विस्तारवादी सोच का ये पुरोधा अपनी पार्टी के 100वीं सालगिरह के मौके पर अपने दुश्मनों को संदेश देने आया था। इसके लिए भव्य तैयारी की गई थी। दुनिया को वायरस की भट्टी में झोंकने वालों के आंगन में जश्न देखिए, उत्सव देखिए उस कोरोना उत्पादक मुल्क में जिसने दुनिया भर में महामारी का निर्यात कर मौत बांटी। सिसकियों की कीमत पर यह उल्लास देखिए जब वुहान वायरस के विरुद्ध विश्व युद्ध लड़ रहा है, तब वायरस विलेन इतरा रहा है, अपनी खुशियों को आकार दे रहा है और चाइनीज तालियां पीट रहे हैं। तानाशाही के मूल मंत्र को अपनाकर 100 सालों का सफर तय करने वाली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के शताब्दी समारोह के लिए जिनपिंग ने पूरी ताकत झोंक दी थी। शी जिनपिंग यूं तो आमतौर पर काले रंग का खुला कोट पहनते हैं, लेकिन पहली दफा ऐसे ऐतिहासिक मौके पर बंद कोट में थे। ठीक वैसा ही कोट जैसा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक माओ त्से तुंग पहनता था। जाहिर है कि उसके पीछे भी जिनपिंग का संदेश छिपा था। दरअसल जिनपिंग हूबहू वैसे ही महत्वाकांक्षी हैं जैसे माओ त्से तुंग था। जिस तरह माओ त्से तुंग ने चीन पर कब्जा करने के संकल्प को सिद्ध किया, उसी तरह जिनपिंग भी विश्व के सर्वमान्य नेता बनने की हसरत पाले बैठे हैं। माओ त्से तुंग ने चेन डक्सियो ऑकली डेजाओ के साथ मिलकर 1921 में कम्युनिस्ट समूहों की स्थापना की। जुलाई 1921 में सीपीसी की पहली कांग्रेस का आयोजन भी किया गया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 अक्टूबर 1934 से शुरू होकर 20 अक्टूबर 1935 तक लॉन्ग मार्च किया। साल 1937 में चीन पर जब जापान ने आक्रमण कर दिया, तब कम्युनिस्ट और राष्ट्रवादी सेना आपस में मिल गई। लेकिन जापान के हारने के बाद इन दोनों के बीच गृहयुद्ध छिड़ गया। इस दौरान राष्ट्रवादी सेना पर कम्युनिस्ट सेना भारी पड़ी और 1949 में पूरे चीन पर माओ त्से तुंग का शासन हो गया। माओ ने चीन पर एक छत्र राज किया। माओ के बाद जिनपिंग अपनी पार्टी पितामह से भी ज्यादा अटल इरादों के साथ अपने अरमान को आकार दे रहे हैं।
उन्होंने राष्ट्रपति पद पर बने रहने की सीमा को खत्म कर दिया, यानी जिनपिंग अब ताउम्र बीजिंग के बादशाह बने रहेंगे और इसी बादशाहत को बरकरार रखने के लिए हांगकांग पर कब्जा किया, तिब्बत में नया कानून बना रहा है, ताइवान को हथियाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। चीन का ये विस्तारवादी राष्ट्रपति विश्व नायक बनने का ख्वाब देख रहा है और इस ख्वाब को बार बार तोड़ रहा है अमेरिका। ताइवान सरीखे चीन के तमाम दुश्मनों के साथ अमेरिका डट कर खड़ा है। पैसों और हथियारों के मामले में चीन अमेरिका के आगे कहीं नहीं टिकता। यूएन और WTO से लेकर तमाम वैश्विक संगठनों में अमेरिका का दबदबा है। हर रास्ते में चीन के लिए सुपर पावर अमेरिका रोड़ा बन रहा है। यही वजह है कि सीधे अमेरिका को टारगेट करते हुए चीन के प्रपंची प्रेसिडेंट ने अपनी ताकत की कुछ यूं नुमाइश की। बीजिंग के तियानमेन चौक पर भव्य सैन्य परेड का आयोजन किया गया था। इस दौरान सैन्य हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान, पैदल सैनिक और एरोबेटिक टीम ने चाइनीज ताकत की नुमाइश की। पैदल सैनिकों ने लोगों से खचाखच भरी रोड पर परेड की। PLA के जवान टैंक, तोप लेकर दौड़ रहे थे तो आसमान में लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे थे। J-20 के साथ साथ Z-20 हेलीकॉप्टर, Z-8G, Z-10A हेलीकॉप्टरों की एक पूरी फ्लीट ने भी उड़ान भरी। Z-20 और Z-8G वही हेलीकॉप्टर हैं जिसे चीन ने भारत के खिलाफ तिब्बत की सीमा पर तैनात किया है। भारत के अपाचे के जवाब में चीन ने लद्दाख में Z-10A अटैक हेलीकॉप्टर को तैनात किया है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की नेवी की सैन्य टुकड़ियों ने तियानमेन चौक से होते हुए पेचिंग की मुख्य सड़क पर बैंड के साथ मार्च पास्ट किया। अपनी सेनाओं की ताकत दिखाकर जिनपिंग ने नाम लिए बगैर अपने जानी दुश्मनों को बड़ी चेतावनी दी है। इन धमकियों से इतर एक सच ये भी है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने 9 सालों में फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। जो चीन चूहे की तरह दुबका रहता था वो दुनिया के लिए चैलेंज बन चुका है। कोरोना काल में वैश्विक स्तर पर चीन की प्रगति सबसे अधिक है। जानकार ये भी बताते हैं कि कोरोना की आपदा को अवसर में बदलकर शी जिनपिंग अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में जुटे हैं। कोरोना बांटने के गंभीर आरोपों के बीच भी अपनी हनक बरकरार रखना चाहते हैं। ऐसे में अमेरिका सरीखे दुश्मनों को गीदड़ भभकी उसी महत्वाकांक्षा की कड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आतंक परस्ती पर घिरे पाकिस्तान के लिए भारत ने दुनिया के हर रास्ते बंद करवा दिए। जिस अमेरिका से दान में मिले हथियारों के दम पर पाकिस्तान जंग की धमकियां देता था, उस अमेरिका ने भी अपना हाथ खींच लिया। नतीजा ये हुआ कि जिस पाकिस्तान से चीन के व्यावसायिक ताल्लुकात थे, उसी की गोद में पाकिस्तानी हुकूमत बैठ गई और महाशक्तियों के बदले समीकरण की वजह से रूस से भी नजदीकी बढ़ा ली। अब अमेरिका के खिलाफ बने रूस, चीन और पाकिस्तान के महामोर्चे का असर दिखने लगा है। क्या है असर, आप भी देखिए। चीन और रूस के मजबूत पैरों पर खड़े पाकिस्तान ने अपनी बर्बादी का पूरा प्लान बना लिया है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान कौमी ताकत के मुगालते में खुद इतने ज्यादा भ्रमित हो चुके हैं कि उन्होंने अब महाशक्ति अमेरिका के खिलाफ सीधा मोर्चा सा खोल दिया है। हर मोर्चे पर घिरे गुस्से में नियाजी, यूएस के खिलाफ की बयानबाजी, कौमी असेंबली से यूएस पर हमला, चीन रूस के करीबी का मामला। खान ने गिनाए मुल्क के एहसान, सुपर पावर से डरा था पाकिस्तान। शी पुतिन से खान मिल जाएंगे, ताकत दिखाने मुल्क भी बुलाएंगे। इस पूरी खबर का सिरा शुरू होता है बदल चुकी स्थिति और बदल रहे समीकरणों से, जहां हालात यहां तक पहुंच गए कि जो खान साहब पहले अमेरिका के खिलाफ एक शब्द भी निकालने से पहले 100 बार सोचते थे, वो अब अमेरिका के विरुद्ध खुली बयानबाजी अपने देश की असेंबली में करने लगे। इमरान खान की ये बौखलाहट पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति में हिंदुस्तान की कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत है। जिस दौर में पाकिस्तान चौतरफा घिरा, उस दौर में कर्जे के जाल में फांसने वाले चीन ने मदद का दिखावा दिया तो पाकिस्तानी हुकूमत ने अपने अंदर एक ऊर्जा महसूस की और उस ऊर्जा में करंट तब से तैरने लगा जब से पाकिस्तान को रूस से करीबी का इशारा मिला है। इसलिए इमरान खान ने हर मोर्चे पर अमेरिका की मुखालफत शुरू कर दी है। आखिर इमरान खान के दिमाग में अचानक इतना कुछ क्यों आया? क्यों अमेरिका के खिलाफ कौमी असेंबली में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ा हमला बोला? इसका क्या कारण है? क्या पाकिस्तान को अब उस अमेरिका की मदद नहीं चाहिए जिससे भीख में हथियारों के दम पर वो अब तक हिंदुस्तान से मोर्चा लेने की कोशिश कर रहा था? या फिर बात कुछ और है? दरअसल इन सवालों का जवाब नए समीकरणों में छिपा है। क्या है वो समीकरण, आप भी समझिए। आतंक के कारण पाकिस्तान को तवज्जो मिलना बंद हो गई है। भारत अमेरिका की करीबी के कारण पाकिस्तान दूर हो गया। पाकिस्तान यूएस के प्रतिद्वंदी रूस और चीन के करीब आया है। कर्ज देकर चीन ने पाकिस्तान को अपना उपनिवेशता बना लिया है।
वहीं यूएस से दूरी बढ़ी तो पाकिस्तान ने रूस से नजदीकी बना दी। और अब पाकिस्तान को यकीन है कि जिस महाशक्ति की छाया पाकिस्तान को पिछले कुछ सालों में खल रही थी वो रूस और चीन के रूप में उसे मिल गई है। इसलिए इमरान खान ने सीधे सीधे अमेरिका के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। यहां तक कि इमरान खान ये तक कह चुके हैं कि पाकिस्तान की अमेरिका से नजदीकी का फायदा सिर्फ अमेरिका ने उठाया है। इमरान खान ने जो भी कहा वो न सिर्फ अपने मुल्क को आतंक परस्त होने की तोहमत से बचाने के लिए कहा, बल्कि इसके दूसरे मायने ये हैं कि इमरान खान ने सीधे सीधे कह दिया है कि अब अमेरिका से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है कि एक कंगाल मुल्क के हुक्मरान जिन पर कभी भी प्रतिबंध की गाज गिर सकती है वो इतनी हिम्मत जुटा कैसे पाए। इसका सीधा जवाब है आने वाले दिनों में होने वाली हलचल और रूस के राष्ट्रपति पुतिन का वो ऐलान जिसे पाकिस्तान ने सच मान लिया है। दोनों ही हालात को सिलसिलेवार तरीके से समझिए। पहले चीन पाकिस्तान और रूस के संबंध समझिए। इमरान खान इसी महीने के आखिरी हफ्ते में चीन जाएंगे। इस 3 दिन के दौरे में खान की मुलाकात शी जिनपिंग से होगी। चीन पहुंचकर इमरान खान कई रक्षा समझौते भी करेंगे। अपने इस कार्यक्रम में खान वुहान लैब का दौरा भी करेंगे। यानी जो डील पहले मुफ्त में अमेरिका से होती रही वो चीन से सस्ते में करने की कोशिश है, क्योंकि अमेरिका पहले ही पाकिस्तान को छोड़ चुका है। और अब इमरान खान के बयानों से साफ है कि पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध पूरी तरह से पटरी से उतर चुके हैं। इसलिए जो रास्ता बचता है वो रिवर्स इंजीनियरिंग में मास्टर चीन का है और इमरान खान उसी रास्ते पर निकल पड़े हैं। यानी इमरान खान ने चीन के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत करते हुए पाकिस्तान को जिनपिंग के कदमों में समर्पित कर देने का पूरा मन बना लिया है। इसलिए अमेरिका के खिलाफ आग उगल रहे हैं और इसका असर क्या होने वाला है वो भी जानिए। एक तरफ इमरान खान चीन जाएंगे तो दूसरी तरफ शी जिनपिंग खुद पाकिस्तान का दौरा करेंगे। लेकिन अमेरिका के खिलाफ खुला मोर्चा खोलने पर इससे भी बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान को मिली है और वो खबर यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद भी पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। हालांकि इस खबर में सच्चाई कितनी है ये किसी को भी नहीं पता। इस खबर का सीधा मतलब यह है कि जो पाकिस्तान अब तक दिशाहीन था उसे एक नई दिशा मिल रही है। सभी रास्ते बंद हुए तो रूस और चीन का एक रास्ता ही इमरान ने चुन लिया और जो हिम्मत जुटाकर उन्होंने अमेरिका के खिलाफ बयान दिया वो पुतिन के बयान से मिली ताकत है। क्या है पुतिन का बयान और कैसे बदला पाकिस्तान का समीकरण वो भी देख लीजिए। काला सागर में यूएस यूके के साथ रूस का तनाव बढ़ने लगा है। पुतिन के मुताबिक यहां विवाद बढ़ने पर भी विश्व युद्ध नहीं होगा। पुतिन ने दावा किया कि विश्व युद्ध हुआ तो यूएस पक्ष हार जाएगा। पश्चिमी देशों का गुट विश्व युद्ध में कभी जीत हासिल नहीं करेगा। दावा यह भी है कि रूस के लड़ाकू विमानों ने 23 जून को ब्रिटेन के विध्वंसक पोत डिफेंडर के रास्ते में बम बरसाए थे और पश्चिमी देशों को रूस की ताकत का एहसास होने की वजह से उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। ये तमाम बातें पुतिन ने वर्ल्ड वॉर को लेकर पूछे गए सवाल पर कही है, लेकिन कोल्ड वॉर की दुनिया में पाकिस्तान ने आंख खोलकर भी विश्वास कर लिया, जो उसे भारी भी पड़ सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। 1 जुलाई की तारीख आम जनता की जेब पर मुसीबत लेकर आई है। पेट्रोल डीजल के दाम तो लगातार बढ़ ही रहे थे, मगर अब दूध, गैर सब्सिडी वाला LPG गैस के दाम भी उफान पर हैं। भले ही आपको ये एहसास ना हो, लेकिन ये तय मानकर चलिए कि आम आदमी के घर का बजट बिगड़ सकता है। मुमकिन ये भी है कि महीना खत्म होते होते लोगों की जेब सफा चट भी हो सकती है, क्योंकि कोरोना की तरह ही महंगाई महामारी की तरह फैल रही है। आखिर 1 जुलाई को कहां किस चीज के कितने दाम बढ़े, कैसे इसका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा और इस महंगाई की मार से कैसे त्राहिमाम मचा है, ये आप खुद देखिए। अमूल दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, खाने का तेल महंगा, सस्ती है तो सिर्फ इंसान की जान। क्योंकि पहले तो कोरोना महामारी ने आम आदमी को झकझोर दिया और अब बारी आई है महंगाई की,
जो हूबहू किसी महामारी की तरह बढ़ती ही जा रही है और इसका असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है, जो अब सपाचट हो चुकी है। बीते कुछ महीनों में खाने पीने के सामान से लेकर पेट्रोल डीजल तक के दाम एक दो बार नहीं कई बार बढ़े और अब महंगाई सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है और इससे बचने के लिए आम जनता अपना पेट काट रही है, खर्चों में कटौती कर रही है। महंगाई की मार का सबसे बड़ा असर रसोई गैस की कीमतों पर पड़ा है और गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम पूरे देश भर में 25 रुपए तक बढ़ चुके हैं। अगर बात देश के अलग अलग शहरों की करें तो दिल्ली में गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर का दाम 1550 रुपए है। कोलकाता में एक एलपीजी सिलेंडर 860 रुपए 50 पैसे में बिक रहा है, तो वहीं मुंबई में अब एलपीजी सिलेंडर का रेट 834 रुपए 50 पैसे हो गया है। इसके अलावा चेन्नई में 850 रुपए में एलपीजी गैस का एक सिलेंडर मिल रहा है। दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कीमत सबसे अधिक है, करीब करीब बाकी शहरों से 2 गुने दाम पर राजधानी दिल्ली में एलपीजी का गैर सब्सिडी वाला सिलेंडर मिल रहा है। गैस सिलेंडर का रेट जो है वो भी इतना बढ़ गया है पहले से, और बजट तो हिलता जा रहा है घर का दिन पर दिन। आप देखिए हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, घर में बिल्कुल भी हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे अपने, हम क्या खाएं और क्या बचाएं ये सोचने पे आ रहे हैं। गैस सिलेंडर बढ़ गया है। परेशानी सबसे पहले मेन घरेलू महिलाएं जो घर चलाती हैं उनको परेशानी होती है। राजधानी दिल्ली में एलपीजी के सिलेंडर के दामों में लगी आग ने तो कोहराम मचा रखा है, लेकिन बाकी राज्यों और शहरों के लोग भी सिलेंडर के बढ़ते दाम से परेशान हैं। जो गैस सिलेंडर है उसके दाम भी 25 रुपए आज से बढ़ गए हैं। आप खाना बनाती होंगी घर में, ये बताइए 25 रुपए अगर सिलेंडर का दाम बढ़ता है तो जेब पर कितना असर पड़ता है? बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आप बताइए 25 रुपए बहुत ज़्यादा नहीं है? ज़्यादा है मैम, एक ही साथ 25 रुपये बढ़ना ज़्यादा है। दिक्कत होगी आम आदमी की? अब बहुत दिक्कत होगी, क्यों नहीं दिक्कत होगी, क्योंकि अभी तो काम धंधे भी नहीं है उतना जैसे पहले जैसे थे, लेकिन अभी और डायरेक्ट सब कुछ का भाव धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। एक तो ऑयल का भाव, हर एक चीज़ का भाव बढ़ा है लॉकडाउन में, तो इसके लिए सबको दिक्कत है। दिक्कत तो एक तो धंधा पानी है ही नहीं, ऊपर से इतना महंगाई बढ़ रही है, उसमें तो नुकसान ही ना हमारा। एक तो पहले 5-6 महीने बैठे रहे, अभी थोड़ा बहुत काम चालू हुआ था, उसमें भी इतना महंगाई हो रही है। दिक्कत है। दूध के भी दाम बढ़े हैं? दूध का दाम बढ़ गया, हर चीज़ का दाम बढ़ रहे हैं, तो किसी का भी सैलरी तो बढ़ता नहीं है, जितना मिलती पहले से उतनी मिल रही है। सिर्फ एलपीजी सिलेंडर ही नहीं बल्कि दूध के दामों में प्रति लीटर 2 रुपए बढ़ोतरी ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। अमूल ने 1 जुलाई 2021 से पूरे देश में दूध के दाम सीधे 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए। कोरोना काल में पहले से ही लोग कई परेशानियां झेल रहे हैं और अब इसी बीच महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े और अब दूध से लेकर गैस के दाम बढ़े हैं, जिसके बाद हम देख रहे हैं लगातार जो लोग हैं उनमें काफ़ी परेशानी है। तस्वीरें आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अब घर की चीज़ों के लिए भी लोगों को सोचना पड़ रहा है। महंगाई पहले से बढ़ गई है, ऐसे में आम जनता की जेब पर इसका कितना असर है ये भी जानेंगे। और ज़रा पहले दुकानदारों से जान लेते हैं क्या क्या महंगाई बढ़ी है यहाँ पर, क्या क्या पहले से अब ज़्यादा महंगा बिक रहा है। बस अभी तो आज से तो फिर दूध भी बढ़ गया है, जो बेसिक नीड थी वो भी बढ़ गया 2 रुपये आज से, ऑल ओवर इंडिया सब जगह बढ़ा है। प्लस एडिबल ऑयल सब ज़्यादा बढ़ गए हैं, काफ़ी दाम बढ़ गए हैं लास्ट 2-3 महीने से। जब से लॉकडाउन सिचुएशन आई है तो एडिबल ऑयल सबसे ज़्यादा क्रंच आ रहा है लोगों को। लोग आ रहे हैं उसी संख्या में खरीद रहे हैं? नहीं, अभी की संख्या भी कम हो गई है और पॉकेट इजाज़त नहीं दे रही है, सबका काफ़ी कम कर दिया लोगों ने। दिक्कत पीते थे, अभी एक चाय पी रहे, प्लस में अगर ज़्यादा रेट मांगते हैं तो फिर झगड़ा भी करते हैं कि आप इतना ज़्यादा रेट किस चीज़ के लिए ले रहे हैं। अरे हम लोग को इतना ज़्यादा बढ़ जा रहा है तो फिर इनको बोलने के लिए नहीं है कि आप इतना क्यों बढ़ा के ले रहे हैं करके। परेशानी बहुत ज़्यादा है। और आमदनी पहले से? आमदनी तो बहुत कम हो गया है मैडम, 2 बार लॉकडाउन हो गया, इसके वजह से फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। पब्लिक भी नहीं, कस्टमर भी नहीं है और हर चीज़ का रेट बढ़ते ही जा रहा है। यानी जुलाई का महीना जेब पर मुसीबत लेकर आया है, क्योंकि एलपीजी गैस और दूध के बढ़े दाम इसी महीने से लागू किए गए हैं। इतना ही नहीं, पेट्रोल डीजल के दाम भी मीटर तोड़ रहे हैं। हो सकता है आपको इसका एहसास ना हो, लेकिन पिछले 2 महीनों में देश में लाखों लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त करने वाली दूसरी कोविड लहर के चरम के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 10% बढ़ोतरी हुई है।
बीते 2 महीनों के 61 दिनों में से 32 दिन तेल के दाम बढ़े। और अगर बात पिछले 1 साल की करें तो 1 जुलाई 2021 को पेट्रोल का दाम 98 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर है। 1 जुलाई 2020 को पेट्रोल 80 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर बिक रहा था, यानी सीधे 18 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर का फर्क है। डीजल की बात करें तो 1 जुलाई 2021 को डीजल 89 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर है। 1 साल पहले यानी 1 जुलाई 2020 को डीजल का रेट 80 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर था, यानी 1 साल में 9 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। अब भला आदमी करे भी तो क्या करे, किससे गुहार लगाए, किसके सामने हाथ जोड़े। एक तरफ कोरोना के खौफ के चलते इंसान बेबस और असहाय है, तो दूसरी तरफ महंगाई जान निकाल रही है। अगर आपका बैंक अकाउंट SBI में है और आप 30 दिनों के भीतर ATM से 5वीं बार पैसा निकाल रहे हैं तो आपको 15 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज देना होगा। ठीक इसी तरह IDBI बैंक में 6ठी बार पैसा निकाला तो 15 रुपए का लगान हर बार चुकाना होगा, मतलब हर ट्रांजैक्शन पर। ज़्यादा ही ऑब्वियस है, आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा है। ये इन दिस महामारी इट्स एग्जैक्टली मोर देन दैट। ये बहुत बड़ी मार है। वैसे भी हम लोग पेट्रोल और बाकी कीमतों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ये कि एक आम आदमी पे हम लोग पे भी बहुत भारी पड़ा है और हम तो बहुत नाखुश है और बहुत ही गलत हो रहा है। गरीब लोग क्या करेंगे? जो 1000 रुपये महीने कमाते 5,000 4,000 पगार है, वो क्या करेंगे? तो बस GST भरेंगे, खाएंगे। यानी आप कितना भी बचें, पेट काट काट कर पाई जोड़ें, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपकी जेब पर डाका पड़ना तय है। महंगाई की मार से आम जनता लाचार हो चुकी है। मुंबई से शिवांगी ठाकुर, अश्विनी पांडे के साथ दिल्ली से शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष। दिल्ली वालों का इंतजार लंबा होता जा रहा है। हर आदमी आसमान में काले बादलों के आने और रिमझिम फुहारों के इंतजार में है, लेकिन दिल्ली की हर सुबह गर्म हवाओं को साथ लेकर आती है। दिल्ली और आसपास रहने वाले लोग इन दिनों गर्मी से परेशान हैं। हालात ऐसी है कि सुबह 7 बजे से ही लोगों को धूप में चुभन महसूस होती है और देर रात तक गर्म हवाएं चल रही हैं। दिल्ली NCR में गर्मी ने इस साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बुधवार को दिल्ली का पारा 44 डिग्री को पार कर गया और ये इस साल का सबसे गर्म दिन था। लेकिन कनाडा में तो पारा इतना हाई हो गया है कि लोगों की जान जा रही है। कनाडा में गर्मी ने 10,000 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। 230 लोगों की मौत भी हो चुकी है। दिल्ली के दोपहर बाहर निकलने लायक नहीं। दिल्ली की सुबह बहुत मामूली राहत लेकर आ रही है। रात गर्मी की वजह से काटनी मुश्किल हो रही है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद दिल्ली ने रफ्तार पकड़ना शुरू ही किया था कि कुदरत ने जिंदगी पर पहरा लगा दिया है। दिल्ली NCR में गर्मी अपने पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ रही है। पारा जो है वो 44 डिग्री को पार कर चुका है। बात करें बुधवार की, तो बुधवार को जो है पारा दिल्ली NCR में 44 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका था। आज की बात करें तो आज भी जो गर्मी है उससे लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंडिया गेट के ठीक बाहर के सर्कल में, और अक्सर यहाँ पर जो है इस टाइम जो कि शाम का टाइम होता था तो जो गर्मी है थोड़ी राहत मिलती थी, लेकिन अभी की बात करें तो सड़कें जो है सुनसान नज़र आ रही हैं। साथ में जो लोग हैं वो गर्मी से आजिज हैं। और बुधवार को दिल्ली का पारा 44 डिग्री को पार कर गया। बुधवार इस साल का सबसे गर्म दिन रहा। दिल्ली में एक हफ्ते तक मानसून के आसार नहीं। दिल्ली के नजफगढ़ में तापमान 44.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। दिल्ली के पीतमपुरा में तापमान 44.3 डिग्री रहा। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हमारे पास मंगलवार को 43 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। बुधवार को 43.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। ये टेम्परेचर हमारे पास सीवियर हीट वेव की कैटेगरी में आता है, और ज़्यादातर जो दिल्ली के ऑब्जर्वेटरीज हैं, हिस्से हैं, वहाँ पर हीट वेव हमारे पास रियलाइज़ किया गया था। तो ये सिचुएशन हमारे पास अभी आज भी बनी रहेगी, जबकि तापमान 43 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहेगा, और कल भी 1-2 इलाकों में हमारे पास हीट वेव आ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 दिनों में हल्की फुहारें जरूर पड़ सकती हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों को इससे राहत नहीं मिलेगी। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धूप है, मतलब ऐसा लग रहा है गर्म पानी आ रहा है। बहुत ज़्यादा धूप है, सो आई एम जस्ट टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस लाइक व्हाट आई कैन। दिल्ली घूमने आए, लेकिन यहाँ तो गर्मी कुछ ज़्यादा ही है।
मतलब 10 साल में अभी तक की सबसे गर्मी हमने देखी है। गर्मी तो बहुत है सर इस समय फिलहाल, तो 3 दिन से गर्मी बहुत पड़ रही है। डिहाइड्रेट ना हो उसके लिए क्या तरीके अपना रहे? मैं आपके हाथ में शिकंजी देख रहा हूँ। इससे तरीके तो अभी फिलहाल मैं तो यही नींबू पानी पी रहा हूँ, गर्मी बहुत है। दिल्ली और इसके आसपास की गर्मी की वजह पाकिस्तान की तरफ से आ रही गर्म हवाएं, जिसकी वजह से गुरुवार और शुक्रवार को भी लोग लू का सामना करेंगे। माना जा रहा है कि 2 दिन बाद अरब सागर की तरफ से हवाएं चलेंगी, तब हीट वेव में कमी आएगी। मौसम विभाग ने कहा है कि तापमान 40 डिग्री से ऊपर बना रहेगा। तापमान में ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं की जाएगी। जो मानसून है हमारे पास, वो मुख्यतः अभी जो प्रोग्रेस है हमारे पास, वो डिपेंड करता है कि लो प्रेशर सिस्टम का फॉर्म होता है या फिर और जो लार्ज स्केल फीचर हैं वो कितना आपके पास फेवरेबल होते हैं हमारे पास मानसून की प्रोग्रेस के लिए। लेकिन अभी हमारे पास 1 हफ्ते की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास ऐसा कोई लो प्रेशर सिस्टम या बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन नहीं बन रही है। तो अभी फ़िलहाल निश्चित तौर पर हमारे पास 6-7 दिन में मानसून दिल्ली एनसीआर तक नहीं पहुँच रहा है। फिलहाल दिल्ली को मानसून का इंतजार करना पड़ेगा और मानसून दिल्ली कब आएगा ये बहुत हद तक हवाओं पर निर्भर है। बहराइच उत्तर प्रदेश से आए थे इंडिया गेट घूमने के लिए। इतनी गर्मी पड़ रही है कि अब मतलब वापस जाने को दिल कर रहा है। सर बहुत ज़्यादा दिक्कत है और मतलब गाड़ी का एसी भी मतलब बिल्कुल पहले होंडा सिटी जैसी गाड़ी का एसी पहले ऐसी गर्मी है। बहुत ज़्यादा गर्मी। क्या परेशानी आपको आती है? गर्मी तो सर गाड़ी चलाने का दिल नहीं करता, बैठे हुए हैं गाड़ी में देख रही है। अच्छा, गर्मी की वजह से सवारियां भी कम मिल रही हैं? बहुत कम है, सवारी निकलती ही नहीं है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के तमाम इलाकों में इन दिनों लोगों को गर्म हवा और लू का सामना करना पड़ रहा है। सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक लोग खुद को धूप से बचाने की कोशिश करते हैं। इससे पहले मौसम विभाग ने 15 जून को मानसून के दिल्ली पहुंचने का अनुमान लगाया था, लेकिन अब ये इंतजार 15 जुलाई भी हो सकता है। फिलहाल एक्सपर्ट्स लोगों को लू से बचने की सलाह दे रहे हैं। कई छोटे बच्चे इन दिनों गर्मी की वजह से बुखार से पीड़ित हो रहे हैं। गर्मी की वजह से दिल्ली में बिजली की पीक डिमांड का 2 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। गुरुवार को दिल्ली में बिजली की पीक डिमांड 7026 तक पहुंच गई। बुधवार को 6921 मेगावाट की डिमांड रही। 2020 और 2021 में अब तक की यह सबसे बड़ी डिमांड है। 2019 में 2 जुलाई को 7409 मेगावाट की डिमांड हुई थी। दिल्ली एनसीआर में फिलहाल 40 डिग्री के आसपास तापमान बना रहेगा, लेकिन कनाडा में तो तापमान की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। कनाडा में गर्मी का 10,000 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है। ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में तापमान 49.44 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। गर्मी की वजह से एक ही दिन में 230 लोगों की मौत हो गई। गर्मी की वजह से कई जगहों पर सड़क पिघल गई। सड़क में गड्ढे बन रहे हैं। मेटल से बनी चीजों का शेप बिगड़ गया है। कई जगहों पर इमारतें भी झुक रही हैं। 230 लोगों की जान ले चुके इस गर्मी को लेकर एक नया नाम भी चर्चा में। एक्सपर्ट्स इसे प्रेशर कुकर हीट कह रहे हैं। कनाडा में 45 डिग्री से अधिक तापमान है। 1937 के बाद इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी थी। 10,000 साल बाद हीट डोम की वजह से गर्मी पड़ रही है। वैंकूवर में गर्मी के कारण 65 लोगों की मौत हुई। मौसम विभाग के मुताबिक ब्रिटिश कोलंबिया का रिकॉर्ड अब लास वेगस में दर्ज किए गए अब तक के सबसे अधिकतम तापमान से भी अधिक है। गर्मी का सितम सिर्फ कनाडा ही नहीं बल्कि अमेरिका के भी एक बड़े हिस्से में फैला हुआ है। अमेरिका के वॉशिंगटन और ओरेगन में भी रिकॉर्ड तापमान का अनुभव किया जा रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक 10,000 साल में हीट डोम जैसी घटनाएं केवल एक बार होती हैं। गर्मी की वजह से समंदर के किनारे, झीलों में, घर के पूल में नहाकर गर्मी से बचने की कोशिशें कर रहे हैं। अमेरिका और कनाडा के जिन इलाकों में इन दिनों गर्मी पड़ रही है, वहां ज्यादातर वक्त मौसम बेहद अच्छा और ठंडा रहता है। अब सर्द मौसम में रहने वाले लोग गर्मी से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। कनाडा में इसी वजह से लगातार मौतें हो रही। ज्यादातर दफ्तरों में छुट्टी करनी पड़ी। मेटल और एल्यूमिनियम से बनी इमारतों के बाहरी हिस्से अब अजीब नजर आ रहे हैं। गर्म तापमान की वजह से घर की बाहरी दीवारों को काफी नुकसान हो रहा है। मेटल से बनी सड़कें और छोटे पुलों को भी गर्मी ने खराब कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में उच्च दबाव की वजह से तापमान में बढ़ोतरी हुई। गर्मी की वजह से कनाडा और उत्तरी अमेरिका में स्कूलों को बंद कर दिया गया। इसके साथ ही कोरोना जांच केंद्रों को भी बंद कर दिया गया। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर काफी कम लोग पहुंच रहे हैं। अमेरिका और कनाडा के मौसम को प्रेशर कुकर हीट वेव क्यों कहा जा रहा है, ये समझ। तापमान बढ़ने की वजह से हवा गर्म हो गई। गर्म हवा एक बड़े इलाके के बीच सीमित है। एक इलाके में जमा गर्म हवा प्रेशर कुकर की तरह काम कर रही है।
एक्सपर्ट्स मानते हैं कि गर्मी की वजह से सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों को भी भारी नुकसान होगा। गर्म मौसम की वजह से इलाके का पूरा वातावरण खराब हो सकता है। उत्तरी अफ्रीका, अरब प्रायद्वीप, पूर्वी यूरोप, ईरान में भी इन दिनों गर्मी पड़ रही है। जलवायु परिवर्तन का असर रूस में भी दिखाई दे रहा है। रूस में भी मौसम गर्म है। खून जमाने वाली सर्दी के लिए मशहूर साइबेरिया में भी मौसम ने लोगों को हैरान कर दिया है। कुछ इलाकों में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। रूस की राजधानी मॉस्को में भी तापमान 30 डिग्री तक आ पहुंचा है। अमेरिका के पोर्टलैंड, ओरेगन और सिएटल में भी बहुत ज्यादा गर्मी है। यहाँ 1940 के बाद इतनी गर्मी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVNN भारतवर्ष। इस साल होली के आसपास का वक्त याद कीजिए जब देश में कोरोना एक हद तक कंट्रोल में था। रोजाना 50,000 से कम मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अप्रैल के दूसरे हफ्ते से दूसरी लहर का असर तेज होने लगा और कुछ ही दिनों में कोरोना का डेली मीटर 3 लाख को पार कर गया। ये बैकग्राउंड हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पिछले 3 दिन का कोरोना पैटर्न डरा रहा है। मामले बढ़ रहे हैं और कुछ एक्सपर्ट्स तो ये दावा कर रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली है। अमेरिका में तो तीसरी लहर का खौफ व्हाइट हाउस तक फैला है। ये हिंदुस्तान का ताजा कोरोना मीटर है। रिपोर्ट से साफ है कि ये आंकड़े दूसरी लहर के आंकड़ों के मुकाबले बहुत राहत देने वाले हैं, लेकिन असल बात यह है कि खतरा अभी टला नहीं है। पिछले 3 दिन का कोरोना ग्राफ बता रहा है कि अगर सावधानी हटी तो तीसरी लहर का रास्ता खुल सकता है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में टीकाकरण ही सबसे बड़ा हथियार रहा है। जून के आखिरी दिन 27 लाख लोगों ने टीका लगवाया। दूसरी लहर का तांडव झेलकर आज देश संभला है, तो इसके पीछे हमारे डॉक्टर्स का बड़ा रोल है। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के मौके पर प्रधानमंत्री ने देश भर के डॉक्टरों को संबोधित किया और कोविड के खिलाफ उनके प्रयासों की जमकर तारीफ की। भारत ने कोरोना से लाखों का जीवन बचाया भी है। इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे परिश्रमी डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को जाता है। कोरोना के खिलाफ देवदूत बनकर 24 घंटे सेवा भाव से जुटे रहने वाले डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स का योगदान, इसी से समझ लीजिए कि अब तक दुनिया में कोरोना वायरस 1,20,000 स्वास्थ्य कर्मियों की जान ले चुका है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक कोरोना के कारण देश में अब तक 1,492 डॉक्टरों की जान गई है। ये आंकड़े सबूत हैं कि स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी जान की फिक्र न करते हुए ड्यूटी को प्राथमिकता दी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को आंकड़ों का जिक्र करके जाहिर किया। मोदी ने कहा कि साल 2014 तक देश में केवल 6 एम्स थे, लेकिन इन 7 सालों में 15 नए एम्स का काम शुरू हो चुका है और मेडिकल कॉलेज की तादाद भी लगभग 1.5 गुना बढ़ चुकी है। ये हमारी सरकार ही है जिसने हेल्थ केयर पर सबसे अधिक बल दिया है। फर्स्ट वेव के दौरान हमने लगभग 15,000 करोड़ रुपए हेल्थ केयर के लिए आवंटित किए थे। भारत के बाद अब आपको सुपर पावर का हाल बताते हैं। रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन के बावजूद सरकार की नींद उड़ी हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आजकल बहुत परेशान हैं और इस परेशानी की वजह है कोरोना का डेल्टा वेरिएंट, जो अमेरिका में बहुत तेजी से फैल रहा है। अमेरिका में हर 7 दिन में डेल्टा वेरिएंट के मामले दोगुने हो रहे हैं और सबसे चिंता की बात यह है कि कुल नए केस में डेल्टा वेरिएंट की हिस्सेदारी 20% पर पहुंच चुकी है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का अमेरिका में इतना खौफ है कि कई राज्यों में मास्क को लेकर छूट दिए जाने के बाद फैसले को वापस लेना पड़ा। दरअसल चिंता की बात यह है कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने 100 से भी ज्यादा देशों के नागरिकों को अपनी चपेट में ले लिया है। डेल्टा वायरस के बारे में अभी रिसर्च जारी है, लेकिन ये जरूर सामने आया है कि वायरस का डेल्टा वेरिएंट मूल वायरस की तुलना 2.5 गुना ज्यादा संक्रामक है। अप्रैल और मई में जब भारत में दूसरी लहर का प्रचंड वार हो रहा था, हर रोज 4,000 लोग मर रहे थे, तब की तबाही का जिम्मेदार भी ये डेल्टा वायरस ही था। लेकिन अब डेल्टा वेरिएंट डेल्टा प्लस में बदल चुका है और यही वजह है कि व्हाइट हाउस में मंथन का दौर जारी है। कोरोना वायरस के बदलते रूप ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को भी चौंका दिया है। अमेरिका में तो नए वेरिएंट के खिलाफ बूस्टर डोज देने पर विचार हो रहा है। यानी भले ही आपको वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हो, लेकिन उसके बाद भी आप नए वेरिएंट से लड़ने के लिए ये बूस्टर डोज 6 महीने के अंदर ले सकते हैं। कई देशों में कोरोना का कप्पा और लंबडा वेरिएंट भी दस्तक दे चुका है। WHO को भी इसकी खबर है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने पिछले 2 महीने में जितने भी सैंपल दिए हैं, उनमें से 3% कप्पा वेरिएंट के हैं। लंबडा वेरिएंट भी 30 देशों तक विस्तार कर चुका है। यानी ये वक्त लापरवाही बरतने का नहीं, बल्कि पहले से भी ज्यादा सतर्क रहने का है।
वरना तीसरी लहर के सूत्रधार हम खुद ही होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। 2 सप्ताह पहले दरभंगा रेलवे स्टेशन पर धमाका हुआ। इस मामले की जांच NIA कर रही है। इस दौरान यूपी के कैराना से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन अब NIA ने हैदराबाद से 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। तफ्तीश के बाद ये जानकारी मिली है कि गिरफ्तार होने वाले दोनों शख्स लश्कर के आतंकी हैं, जिनका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI और लश्कर के टॉप कमांडरों से है। और इन लोगों को प्लान ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि चलती ट्रेन में ब्लास्ट करने का था। आखिर क्या था ISI का ऑपरेशन बर्निंग ट्रेन, आप खुद देखिए। 17 जून को दरभंगा के रेलवे स्टेशन पर जो धमाका हुआ, उस धमाके में NIA ने हैदराबाद से लश्कर के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। NIA ने जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी की, उनमें से एक का नाम इमरान और दूसरे का नाम नासिर है। इन्हीं दोनों भाइयों ने विस्फोटक पार्सल को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर बुक किया था। और ट्रेन के जरिए दरभंगा भेजा था। NIA की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि लश्कर के इन दोनों आतंकियों का मकसद था चलती ट्रेन में बड़ा धमाका करना, मगर ऐसा नहीं हो सका। जैसे ही ट्रेन दरभंगा स्टेशन पहुंची, पार्सल को प्लेटफॉर्म पर रखा गया। उसके बाद पार्सल में ब्लास्ट हुआ। 30 जून को NIA की टीम ने लश्कर के दोनों आतंकियों को हैदराबाद के नामपल्ली इलाके से गिरफ्तार किया। TV9 भारतवर्ष के पास दोनों आतंकियों की टेरर साजिश से जुड़ा सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो भी मौजूद है, जिसमें दोनों आतंकी साफ दिखाई दे रहे हैं। यह CCTV फुटेज 15 जून का है। CCTV कैमरे में कैद इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि दोनों आतंकी कार की डिक्की से एक पार्सल को निकाल रहे हैं। दरअसल ये वही पार्सल था जिसे ट्रेन के जरिए सिकंदराबाद से दरभंगा भेजा गया। इसी पार्सल में विस्फोटक छिपाया गया और यही पार्सल दरभंगा के रेलवे स्टेशन पर फटा था। असल में ये दोनों भाई बीते कई सालों से लश्कर और ISI से जुड़े हुए थे। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में मौजूद इस बिल्डिंग में पिछले 1.5-2 सालों से रह रहे थे, लेकिन आसपास के लोगों को इनके टेरर प्लान की भनक तक नहीं लगी। हैदराबाद के मल्लेपल्ली के इसी इलाके से नासिर खान और इमरान ने देश के कई हिस्सों पर बम धमाके करने की जो साजिश रचाई थी, इसी से बिल्डिंग के सेकंड मंजिल से यहीं रहा करते थे। कल NIA ने यहीं से उनको गिरफ्तार किया था। काफ़ी वहाँ पे उनके पास इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को भी NIA ने सीज़ किया है। देखिए, पाकिस्तान के इशारे पर नासिर और इमरान खान यहाँ पे ये साजिशें रचा रही थे। जो 15 तारीख को हैदराबाद के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से एक केमिकल भरा एक पार्सल दरभंगा भेजा गया था। दरभंगा के रेलवे स्टेशन पर जहाँ पे धमाके हुई थी, NIA ने उसकी जांच करते हुए पूरे कड़ियों को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन तक लाने के बाद ये प्रूफ किया गया कि हैदराबाद से साजिश रचा गई है। इन्हें यहाँ पे 1.5-2 साल से रहता भाई, खाली रमजान को रमजान लगाता था, लाता माल लेके चल जाता। उसके बाद घर भी नहीं मालूम मेरे को, बस आता चल जाता और कुछ भी नहीं। तो ये क्या करते? वो कपड़े लाता था, कपड़े बेचता था, चल जाता था, लेडीज कपड़े। अच्छा, बस। तो कितने सालों से वो 1.5-2 साल से ज्यादा नहीं। वैसे नासिर और इमरान उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले हैं, लेकिन जैसे ही इन दोनों भाइयों की टेरर कुंडली खंगाली गई तो बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ। NIA के मुताबिक नासिर और इमरान लश्कर तैयबा के स्लीपर सेल थे। इन दोनों आतंकियों का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से था। पाकिस्तान में बैठे आका इनको साजिश से जुड़ा ऑर्डर देते थे। साल 2012 में एक आतंकी नासिर पाकिस्तान भी गया था। वहीं पर उसने केमिकल से IED बनाने की ट्रेनिंग ली थी। इसके बाद उसने टेरर प्लान में अपने भाई इमरान को भी शामिल कर लिया। ये दोनों भाई बीते कई सालों से पाकिस्तान के लश्कर तैयबा और ISI के संपर्क में थे।
जहां तक बात दरभंगा ब्लास्ट की है तो इसकी पूरी साजिश पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के कमांडर हाफिज इकबाल ने रची थी। एनआईए के मुताबिक उसी ने ही नासिर और इमरान को दरभंगा में पार्सल ब्लास्ट का ऑर्डर दिया। आखिर पार्सल बम कैसे तैयार करना था, कैसे उसे प्लांट करना था, इससे जुड़ा वीडियो भी पाकिस्तान से लश्कर के एक कमांडर ने इन्हें दिया था। यानी बहुत बड़ी साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार था, लेकिन पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं और आईएसआई की यह साजिश पूरी न हो सकी। हैदराबाद से नूर मोहम्मद के साथ जितेंद्र शर्मा, दिल्ली, TV9 भारतवर्ष। भारत के मोर्चे पर पाकिस्तान ने अपने नापाक मंसूबों को कामयाब बनाने की भरसक कोशिश की, लेकिन ना तो पाकिस्तान को कभी कामयाबी मिली थी, ना ही अब मिलने की कोई संभावना है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस सिरे पर एक्शन लिया उसका रिएक्शन पाकिस्तानी हुक्मरानों की सोच से कहीं ऊपर था। अब तुर्की के साथ हुए गठजोड़ को ही ले लीजिए। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि इस सिरे से वो मुस्लिम देशों को एक साथ जुटाएगा, लेकिन भारत ने इस गठबंधन का तगड़ा जवाब दिया है। क्या है ये जवाब, आप ही देखिए। जिस हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग कर दिया, उसी मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरान ने हिंदुस्तान के खिलाफ एक नया मोर्चा खड़ा करने की कोशिश की है। चीन की सरपरस्ती में रूस से करीबी बढ़ाने की जद्दोजहद के बीच पाकिस्तान ने मुस्लिम वर्ल्ड को भारत के खिलाफ एक पाले मिलाने की जी तोड़ कोशिश की। नतीजतन अरब देशों ने तो पाकिस्तान को भाव नहीं दिया, लेकिन तुर्की ने जरूर कश्मीर के मुद्दे पर बोलकर पाकिस्तान का साथ देने की कोशिश की, और धीरे धीरे पाकिस्तान तुर्की का हिंदुस्तान के खिलाफ ये मोर्चा एक नापाक गठबंधन में बदल गया। तुर्की को मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनाने की ख्वाहिश रखने वाले अजरबैजान, पाकिस्तान और इन्हीं के तरह के दूसरे मुल्कों ने अमेरिका और हिंदुस्तान विरोधी मोर्चे पर अपनी एक अलग लकीर खींच रखी है। रही बात अकेले हिंदुस्तान की, तो अदावत के मुहाने पर तुर्की की मदद से सिर्फ हिंदुस्तान को घेरने की कोशिश में है। तो वहीं तुर्की और पाकिस्तान के इस नापाक गठबंधन का तोड़ भी हिंदुस्तान ने तैयार कर लिया है। लेकिन पहले इस नापाक गठबंधन की मजबूती का सबूत देखिए। तुर्की के मित्र देशों ने वायुसेना के हाल ही में हुए एनाटोलियन ईगल 2021 एक्सरसाइज में हिस्सा लिया, और हैरान करने वाली तस्वीर ये थी कि इस अभ्यास में पाकिस्तान के चीफ ऑफ एयर स्टाफ ज़हीब बाबर बतौर गेस्ट बनकर पहुंचे, जहां केनिया में उन्होंने मुख्य जेट बेस का दौरा किया। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में पाकिस्तान को तवज्जो भी दी गई, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि हिंदुस्तान को संदेश मिल जाए कि पाकिस्तान तुर्की का गठबंधन मजबूत हुआ है। रही बात दूसरे देशों से पाकिस्तान के लिए बने मदद के रास्ते की, तो वो किस देश से बना, इसे अभ्यास में रुचि वाले देशों के नाम से समझिए। एनाटोलियन ईगल 2021 में कई देशों ने शिरकत की थी। पाकिस्तानी फोर्स अपने JF-17 थंडर को लेकर पहुंची थी। तुर्की की वायुसेना ने F-16C और T से उड़ान भरी। अजरबैजानी फौज ने MiG-29 और Su-25F उड़ाए। कतर एयरलाइंस ने राफेल फाइटर जेट से करतब दिखाए। इसके अलावा नाटो के E-3 आवाक्स विमान भी इस एक्सरसाइज का हिस्सा थे। यानी पाकिस्तान और तुर्की के दोस्ती की फहरिस्त में अच्छे नाम शामिल हैं, बेहतरीन हथियार भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान ना तो कभी डरा था और ना ही डरा है, बल्कि इस नापाक गठजोड़ को टक्कर देने के लिए भारत ने कमर कस ली। कैसे, उसे तस्वीरों के इशारे से समझिए, जिसमें भारत ने भूमध्य सागर में तुर्की के सबसे बड़े विरोधी यूरोपियन देश ग्रीस के साथ मिलकर नौसैनिक अभ्यास किया। इस अभ्यास में ग्रीस के फ्रीगेट थेमिस्टोक्लेस और INS तवर ने हिस्सा लिया, जिसे देखकर तुर्की का आसमान थर्रा गया। वहीं मिस्र के साथ अगले एक्सरसाइज के प्लान में एर्दोगन की धड़कनें और बढ़ा दी। अब इस मोर्चे का मतलब समझिए। पाकिस्तान तुर्की का गठजोड़ एशिया के मोर्चे पर, भारत और ग्रीस के संबंध इस गठजोड़ का जवाब है। पाकिस्तान के मुकाबले भारत एक क्षमतावान देश है, वहीं तुर्की के मोर्चे पर ग्रीस ने खुद को मजबूत बना लिया है। यानी जैसे हालात LOC पर है, ठीक वैसे ही हालात भूमध्य सागर में, जहां ग्रीस पर दबाव बनाने के लिए तुर्की ने कई बार अपने टोही जहाज और युद्धपोत प्रतिबंधित क्षेत्र में भेजे थे। इसलिए ग्रीस ने सीधा मोर्चा तुर्की के खिलाफ खोल दिया है। रही बात पाकिस्तान की, तो हिंदुस्तान की क्षमता क्या है, ये पाकिस्तान अच्छे से जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।